दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। हम फिजिक्स की चर्चा कर रहे हैं जिसमें आज पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में टोटल 30 क्वेश्चन हैं शामिल किए गए हैं। ये 30 क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन बनी होगी, उसको दबा लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? आपके ऑप्शन है रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी से हो जाएगा अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग मतलब होता है इंफ्रावेव्स। इसकी जो इंग्लिश होती है वो इंफ्रावेव्स होती है। अवरक्त तरंगे एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है। जो अवरक्त तरंग होता है एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जो इनकी तरंग दैर्घ्य जो है दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। तो इसका जो बेसिकली उपयोग किया जाता है, जैसे किसी का लक्ष्य ढूंढना हो या निरीक्षण करना है या फिर रात्रि दृष्टि के लिए सैनिक इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं अवरक्त किरणें, पराश्रव्य तरंगे, दृश्य प्रकाश या फिर एक्स किरणें। तो इधर आपके ऑप्शन डी से हो जाएगा एक्स किरणें। सीटी स्कैन या फिर कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार से एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी यानी कि जो शरीर के अंदर वाले भाग हैं उसको देखा जा सकता है, ठीक है। अगला तीसरा, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वायु में, द्रव में, धातु में या निर्वात में? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा धातु में, ठीक है। जब किसी ध्वनि का वेग जहाँ अधिकतम होगा वो धातु होगी। निर्वात में गमन ही नहीं करता ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करता है। ध्वनि जो गमन करता है वो ठोस में करता है और ये आपका धातु ठोस होता है, तो इसलिए धातु होगा, ठीक। अगला देखिए चौथा, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वह विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं या फिर चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है, ठीक है। यहाँ पे जल्दी लिखा गया, ये चलती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसमें बी से हो जाएगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्यों? देखो, ध्वनि तरंग के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो इस वजह से वहाँ द्रव्यात्मक माध्यम नहीं है और इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो पाता। और यही कारण है कि चंद्रमा पर आपस में एक दूसरे जब बात करते हैं, कोई दो व्यक्ति एक दूसरे में बात करते हैं तो बात सुन नहीं सकते हैं। अगला देखिए पांचवा, पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, कीड़ों को नष्ट कर सकते हैं, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकते हैं, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। उक्त कथनों में सही हैं 1 तथा 2, 3 तथा 4, 1, 2, 3 या फिर सभी। तो अब चलिए हम आपको बता दें, पहले ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। जो पहली तरंगे हैं उसको कहते हैं श्रव्य तरंगे, ठीक है। श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे जो होती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर होती है 20,000 तक, ठीक है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक होती है। दूसरा होता है अश्रव्य, ठीक है, अश्रव्य तरंगे। अब अश्रव्य तरंगे की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब तीसरा जो होता है वो पराश्रव्य तरंगे होते हैं जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पराश्रव्य तरंग जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों।
ध्वनि तरंग 3 प्रकार की होती है। श्रव्य तरंगें जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक होती है, और दूसरा है अवश्रव्य ध्वनि तरंगें जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, और तीसरा है जो क्वेश्चन पूछ रहा है पराश्रव्य तरंगें, इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और ये जो तरंग होते हैं मनुष्य यानी कि जो मानव है वो मानव सुन नहीं सकता है, इसके मानव के श्रवण क्षमता से काफ़ी परे होती है, ठीक है, ऊपर होती है। इनका उपयोग सांकेतिक रूप से या संकेतक रूप से कीड़ों को नष्ट करने में, यानी कि जो पहला कथन है कह रहा कीड़ों को नष्ट करने के लिए इनका उपयोग होता है, तो कथन एक सही हो जाएगा। दूसरा है कपड़ों से धूल हटाने में काफ़ी मदद करता है, तो ये भी सही है। जैसे मान लीजिए कोई है तो उस पर पटकते हैं या आवाज़ करते हैं तो कपड़े से धूल तो निकलता ही, तो फिर ये कपड़े से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकते हैं, दूसरा कथन भी सही है। ये इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है, तीसरा भी हमारा कथन सही है। चौथा भी सही है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकते हैं, ये भी कथन हमारा सही है, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा, सभी कथन सही है। अगला देखिए छठा, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है उनकी आँखों के तारे बड़े होते हैं, उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, वह पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर डी हो जाएगा, यानी कि वह पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। आपको बता दें कि चमगादड़ जब उड़ता है तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है, और ये ध्वनि तरंगे रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्गिकी रुकावट से टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक लौट आती हैं। अब जैसे कोई प्रकाश उस पर मतलब कोई चीज़ टकरा जाती है तो फिर कहाँ तक, उद्गम स्रोत तक, कहाँ किसके पास जाता है ये पता चलता है, चमगादड़ के पास। जब चमगादड़ के पास जाता है तो चमगादड़ अपनी संवेदनशील इंद्रियों से संभावित रुकावट की दिशा और दूरी का अनुमान लगा लेता है, ठीक। अगला देखिए, 100 वाट की एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होंगी 425 4 0.4। अब देखिए 100 वाट यानी कि 100 4 घंटे गुणे 4 बराबर 400 वाट, ठीक है। अब 400 वाट को अब बटा 1000 कर दो, ठीक है, 400 बटा 1000। अब ये दो जीरो कट गया, अब इधर बच गया, पॉइंट रख दो, अब इधर 2 है तो इधर हो जाएगा 0.4, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा 0.4। अगला देखिए, डायनमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वह वास्तव में आयंस के स्रोत के रूप में कार्य करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का स्रोत होता है, ऊर्जा का परिवर्तक होता है, या इलेक्ट्रॉन का स्रोत होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर्जा का परिवर्तक होता है। देखिए आमतौर पर डायनेमो को हम विद्युत जनरेटर जानते हैं, ठीक है, विद्युत जनरेटर कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह जनरेटर जो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है, क्या करता है, दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। डायनमो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दिष्ट विद्युत धारा में रूपांतरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत मोटर में ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ से हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला देखिए 10वां, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए से हो जाएगा चांदी। चांदी जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, उसके बाद तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, ठीक है। अगला देखिए ग्रामा, हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है, टंगस्टन एवं आयोडीन, टंगस्टन एवं ब्रोमीन, टंगस्टन एवं सोडियम, मॉलिब्डेनम एवं सोडियम। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी से हो जाएगा, टंगस्टन एवं सोडियम।
देखिए हैलोजन लैम्प जो है, जो हैलोजन लैम्प का तंतु होता है वो टंगस्टन और सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है। लैम्प के तंतु में जो सोडियम मिला होता है, यही कारण है, यानी कि सोडियम का ही एक वजह है जो पीले रंग के प्रकाश को उत्पन्न करता है। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन, मोबाइल चार्जर होता है एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। ऑप्शन डी से हो जाएगा एक अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो मोबाइल फ़ोन चार्जर है वो स्टेप डाउन ट्रांसफ़र होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफ़र का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है ना कि यह वोल्टेज को घटाने का काम करता है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए 13वां क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ रहा नहीं है। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु, इलेक्ट्रिक मोटर चलाने हेतु, विद्युत शक्ति संचरण हेतु, इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने हेतु। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के हेतु। ठीक है। अगला देखिए 14वां, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी से हो जाएगा, घटता है। ठीक, अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक लेकिन कुचालकों से कम होता है। अगला देखिए 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। आर्सेनिक, जर्मेनियम, ऑस्मियम, रेडियम। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा जर्मेनियम। अगला देखिए 16वां क्वेश्चन, तड़ित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। अगला देखिए 17वां, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। ऑप्शन बी से हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों को जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन एवं हीलियम का बना होता है। ठीक, अगला देखिए 18वां क्वेश्चन, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। देखिए नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में परमाणु के नाभिक आपस में संलयित होती हैं या अत्यधिक गर्म परिस्थितियों में ही होता है। अन्य तारों की तरह नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयित होकर हीलियम का निर्माण करता है। अगला देखिए, प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं सौर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल, मोलर सेल। ऑप्शन ए से हो जाएगा सौर सेल। अगला क्वेश्चन 20वां, निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। परमाणु ईंधन की श्रेणी में कौन नहीं आता है, कैडमियम नहीं आता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए 21, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, उपर्युक्त दोनों पर, उपर्युक्त किसी पर नहीं। ऑप्शन बी से हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। ठीक, अगला देखिए 22वां, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, उपरोक्त सभी। रेडियोधर्मी जो पदार्थ होता है वो अल्फा, बीटा, गामा तीनों कण उत्सर्जित करता है, इसलिए डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 23वां, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में ऑप्शन है आपका थोरियम, भारी पानी, रेडियम या फिर सादा पानी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे से हो जाएगा भारी पानी। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अगला देखिए 24वां, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है,
विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। फिर से बता रहा हूँ, गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक कम होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि जो पिंड का भार है वो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला देखिए 25वां, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी, कोई अन्य बल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 26वां, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, या पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, ये फैक्ट है। वायुमंडल क्यों नहीं पाया जाता है अभी बताता हूँ। देखिए, वायुमंडल जो होता है वो अनेक गैसों का मिश्रण होता है। चंद्रमा पर जो पलायन वेग होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर जो पलायन वेग होता है वो लगभग 2.4 किलो प्रति सेकंड होता है और धरती पर जो पलायन वेग होता है वो 11.2 किलो प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण, फिर से बता रहा हूँ, चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वहाँ से पलायन कर जाते हैं और यही कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। अगला देखिए 27वां, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही की आयतन वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा वायुदाब में कमी के कारण। देखिए, अधिक ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, दाब हम कम होता जाता है। जितनी आप ऊंचाई में जाएंगे दाब कम होता जाएगा। यही कारण है कि ऊंचाई पर पहुंचने पर बाह्य वायुमंडलीय दबाव एवं पेन के अंदर स्याही का दबाव भंग हो जाता है। पेन के अंदर जो स्याही होती है उसका दाब अधिक होने के कारण यह बाहर निकलने लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला देखिए 29वां, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा 0, 100 ग्राम, 200 ग्राम या फिर 400 ग्राम। देखिए, जब कोई वस्तु जल में आंशिक आंशिक मतलब थोड़ा या पूरी तरीके से डुबोई जाती है तब उसके भार में कमी आती है। यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। क्योंकि अब जो आप यहाँ गुब्बारा पूछ रहा है तो गुब्बारा जो है, गुब्बारे में जो जल के अंदर तथा ऊपर नीचे दोनों ओर उत्प्लावन बल लग रहा है। जब उत्प्लावन बल लगेगा तो जल में जो भार होगा, जल में गुब्बारे का जो भार होगा उसका जो बराबर हो जाएगा भार माइनस उत्प्लावन बल। ठीक है, भार माइनस उत्प्लावन बल। भार इधर 200 है और उत्प्लावन बल भी 200 है। जब ये घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 यानी कि 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिविध चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, फोटोग्राफी, होलोग्राफी, रेडियोग्राफी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी से हो जाएगा होलोग्राफी। अब होलोग्राफी क्या है? देखिए, होलोग्राफी वह तकनीक है जिसमें लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआयामी या त्रिविमी चित्र बनाया जाता है। होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। होलोग्राफी का उपयोग
अभिलेखों को संचित करने तथा माइक्रोफिश में किया जाता है। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। ठीक, नमस्कार।